हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कूलाम का नियम और उससे संबंधित कुछ सवाल मैंने करवाए थे। बच्चों ने कुछ कमेंट्स भी किया, उनके मैंने उत्तर भी दिए। और जिनके कमेंट्स हों, जैसे एक ने पूछा था कि परावैद्युतांक क्या है, आप बेटा देखेंगे तो वहीं उसी के जस्ट नीचे रिप्लाई टू पड़ा होगा, उसको आप खोलेंगे तो मिल जाएगा। आपके ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण में जो है हमें 2-3 चीज़ें आप पहले पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ें? कि पहले तो सदिश है क्या, सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सदिश क्या है? मतलब कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ रही है, सदिश है। और कैसे इनको प्रेजेंट करते हैं, कैसे इनको लिखते हैं, तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो थोड़ी देखते हैं। हाँ, तो चर्चा कर रहे थे इस बात में कैसे उसको प्रेजेंट करें। मान लीजिए मैं ऐसे करके लिख दूँ, ये ए का वेक्टर है, ऐसे करके लिख दूँ ये बी का वेक्टर है, ये मान लो सी का वेक्टर है। अब इसको कैसे लिखें? तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, किसी एक पॉइंट से चलना है, घूम के यहीं आना है। और अगर डायरेक्शन के साथ चलो तो प्लस का, और डायरेक्शन के विपरीत चलो तो माइनस का। जैसे देखो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मान लो ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर घूम के ऐसे आऊँगा। तो मान लो इसके साथ मैं चला, ऐसे ऐसे बेटा ध्यान देना, पहले मैं ऐसे गया हूँ, फिर ऐसे कुल मिला के ऐसे गया हूँ, ऐसे जाऊँगा, ऐसे आऊँगा, ऐसे 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 चल रहा हूँ। आपको जैसे भी चलना हो उत्तर वही आना है। जैसे 2-3 तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो मैं इधर गया तो सी दिए भी डायरेक्शन भी इधर है, मैं भी इधर जा रहा हूँ प्लस का, फिर ऐसे गया तो ये भी प्लस का, और फिर ऐसे मुड़ के मैं इधर आ रहा हूँ, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, डायरेक्शन इधर से इधर है, मतलब माइनस का। ए बराबर 0, यानी 0। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है बच्चों, सी का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर। पक्षांतर कर लीजिए, ये इसका उत्तर है। ऐसे करके वेक्टर प्रदर्शित किए जाते हैं। या मान लो आपने कुछ और दूसरी तरह से किया हो तो चलो उसमें भी चर्चा कर ले। करें चाहे जितना आएगा उत्तर आपका यही, घूमे चाहे जैसा। मान लो ऐसे करके ऐसे जाए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे आए होंगे। मान लो ऐसा गए आप, देखिए इसको भी देख लें इधर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से यहाँ गए हैं तो एक की दिशा के साथ गए हैं तो प्लस का ए, फिर यहाँ से यहाँ गए तो माइनस का बी, फिर यहाँ से फिर यहाँ आए हैं तो माइनस का सी। रीजन समझ रहे हैं ना बेटा? यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का ए, फिर इधर से इधर गए तो बी की डायरेक्शन ये है, अब जा रहे बेटा इधर तुम तो माइनस का, फिर इधर से इधर आए तो सी की डायरेक्शन ये है, तुम आ इधर रहो तो माइनस का बराबर 0। अब इसको उधर ले जाओ तो लिखा ए का वेक्टर बराबर बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर। बस समझते जाइए, आना वही है। अब कैसे लिखें ये समझ गए। हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सदिश किसे कहते हैं और सदिश कैसे लिखे जाते हैं पहले ये समझें, तब अच्छे सवाल तक हम लोग पहुंच पाएंगे। चलिए ठीक है, ये समझें केवल, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन सदिश से रिलेटेड बात है। दूसरी बात क्या समझना है ये समझते हैं। चलिए एक इसका एग्जाम्पल कर लो, और आप कि लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। वैसे कक्षा 11 में आप लोगों को ढंग से पढ़ाया जाता है, सदिश का निरूपण वहीं था। चलिए लिखिए भला। ऐसे करके मान लीजिए मैं एक आकृति दे दूं, ये मान लो ऐसे करके ये ए का वेक्टर है, ये मान लीजिए बी का वेक्टर है, ये सी का वेक्टर है, ये डी का वेक्टर है, ये ई का वेक्टर है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है। और मान लो यहाँ लिखना है कि ए का वेक्टर बी का वेक्टर व ई के वेक्टर में संबंध लिखो बेटा। संबंध कैसे लिख लिया जाए, लिखो। लिख रहे हैं आप? लिखो तुरंत बेटा। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
आप कहीं एक जगह से घूमे होंगे, मान लो यहाँ से घूमे, ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, आप ऐसे 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 घूमे, तो लिखा क्या आपने लिखा ए का वेक्टर, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए तो बी के डायरेक्शन के साथ गए, फिर ऐसे आए तो माइनस ई का वेक्टर बराबर 0। यानी आप लिख सकते हैं ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर बराबर ई का वेक्टर। इस तरह से वेक्टर लिख दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे घूमो उत्तर इतना ही आना है। चलिए ठीक है, मतलब वेक्टर कैसे लिखे जाए ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए एक बात समझ में आ गई, चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है उस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात बच्चों ये है कि वेक्टर मान लीजिए कहीं पर लिखा है, मान लो ए का वेक्टर लिखा है, समझिएगा थोड़ा, इसका क्या मान है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये किस किस चीज़ों को व्यक्त कर रहा है। तो ये परिमाण को भी व्यक्त कर रहा है, परिमाण को और प्लस दिशा को व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए कहीं पर आपका केवल ए का वेक्टर का माडाप लिखा है या ए लिखा है, तो ये केवल और केवल परिमाण को व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए कहीं पर एक कैप लिखा है, कैप का चिन्ह बना है, तो ये केवल दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पर ए का वेक्टर बराबर लिख दें ए इंटू ए कैप। गौर से देखिए ये किसको व्यक्त कर रहा था, परिमाण अब प्लस दिशा। देखिए बेटा, और ये किसको व्यक्त कर रहा था, परिमाण, और ये किसको व्यक्त कर रहा था, दिशा। इसका मतलब इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही चीज़ है। तो कहीं पर आप वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए ठीक, आपके समझ में आई बात समझ में आ गई कि अगर ए का वेक्टर बराबर कहीं पर लिखा तो ए इंटू ए कैप लिखा जा सकता है। चलिए ठीक, अब इसमें थोड़ी बात और करते हैं। मान लीजिए मैं कहीं आपसे पूछ लूँ कि ए कैप बराबर कितना है, तो आप लिखेंगे ए का वेक्टर बटे ए को और क्या लिख सकते हैं, ए को माडाप ए भी लिख सकते हैं, यानी ए का वेक्टर बटे ए के वेक्टर का माडाप। चलिए ठीक, मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ। दो बातें हो गई। अब चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात हम लोग ये कर रहे हैं कि तीसरी बात, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात हम लोग ये कर रहे हैं कि सदिश आता कब कब है, कब हमें सदिश मिलता है। तीसरी बात समझें। तीसरी बात अगर हम लोग समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको कब सदिश मिलेगा, तो जब किसी एक सदिश का क्रॉस गुणन दूसरे सदिश से हो जाता है तो उत्तर भी सदिश मिलता है। या एक सदिश हो दूसरा आपका अदिश हो और उनका गुणा हो रहा है तो सदिश मिलता है। और हम इस बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, वो क्रॉस गुणन है, इसके बारे में चर्चा करना है। जैसे मैं एक उत्तर दूं, यह बराबर सूत्र होता है यम इंटू ए क्या है, त्वरण। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश। और ये क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सी राशि है, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और बल कौन सी है, ये बल है, बल सदिश राशि है। मतलब ये सदिश है, ये अदिश है, ये सदिश है, ऐसे करके आया। यानी सदिश का अदिश से गुणा हुआ तो सदिश मिला। इसका अर्थ एक मैं और निकाल सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, या आपके पास जो भी ऐसे सूत्र मिले तो आज से आप गौर करिएगा कि यह बात सही है। जैसे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये सदिश राशि, ये सदिश राशि। अगर ये एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक सदिश है तो राइट हैंड साइड में एक सदिश होगा, ऐसा आप समझें। तो चलिए तीसरी बात थी। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हम लोग अच्छे से कर पाए। तो देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखिए कूलॉम का पहले मैं नियम लिखूँ। यह बराबर सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी R दूरी पर स्थित दो आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ये है। अब अगर इधर देखें तो एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ। अब बल एक सदिश राशि है, मतलब ये सदिश है। और अगर इधर देखा जाए तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, Q1 Q2, ये अब कुल मिला के आवेश जो होता है ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब केवल ये या कांस्टेंट वैल्यू है, ये अदिश राशि है, तो बचा आपका R। इसका मतलब ये विस्थापन इसको माने होते तो ये सदिश होती, क्योंकि हमें एक इधर सदिश चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पर जो है वही राइट साइड पर होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था यदि संवेग बराबर लिखा द्रव्यमान गुणे वेग, तो अगर एक सदिश इधर है तो इधर भी एक सदिश कम से कम होनी चाहिए। अगर दो सदिश हैं तो क्रॉस गुणन होना चाहिए। बस ये फंडा है अपना। अब ये कांस्टेंट वैल्यू यानी इसका मान 9 × 10 की घात 9 ऐसे लिख लो, संख्या है कुल मिला के। Q1 Q2 आवेश है, अदिश राशि है, तो बचा R। अगर ये सूत्र सही है तो इस नियम का पालन करें, इधर सदिश तो इधर एक सदिश, तो अब आप बचा R। इसका मतलब R जो दूरी की जगह हम लोग विस्थापन बोले और इसको सदिश कहें और इसकी डायरेक्शन और इधर दिखाएं, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे या आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा कि एक एक सदिश मिल जाएंगे और ये सूत्र सही होता। तो अब वो जो सदिश है उसको कैसे व्यक्त करें उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चलिए ठीक है, कुल मिला के हमें समझ में आया कि बल एक सदिश राशि है और एक तरफ सदिश है तो दूसरी तरफ भी सदिश होना चाहिए। इस रिगार्डिंग R ही बचा जो सदिश होना चाहिए। तो अब R को कैसे सदिश तरीके से व्यक्त करें ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। स्थिति है दोनों आवेशों के बीच की, स्थिति R है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ था, इसका नाम था Q1, एक चार्ज यहाँ था जिसका नाम था Q2 और इनके बीच की दूरी R थी। इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग R कह रहे हैं। ये जो दूरी है ये R है। अब देखिए मूल बिंदु से जो इसकी स्थिति सदिश है यहाँ से, इसको हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए R1 है और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये R1 का वेक्टर है और ये कुछ इस डायरेक्शन पे। इसी तरह जो इसकी स्थिति सदिश है यानी मूल बिंदु के सापेक्ष जो इसकी स्थिति है वो R2 है और कुछ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ये। अब अगर देखा जाए तो अब इस सदिश कैसे निरूपित किए थे, इसकी भी डायरेक्शन ये है बेटा, ये इसकी डायरेक्शन ये है। और अगर हम इधर से इधर आए तो इसकी डायरेक्शन ये है। अब थोड़ी समझते जाएं, मतलब जो इधर इसकी डायरेक्शन बस दिखानी है, यानी R कैप की डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर। बहुत अच्छा बेटा। अब देखो इसको कैसे मैं व्यक्त करूं, तीनों काम कर लिए जाएं। पहला कैसे व्यक्त करें, तो इधर आप मान लो इधर से चल रहे हो, उससे ऐसे 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 चल रहे हो या ऐसे 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसे चल रहा हूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ R2 का वेक्टर। अब देखो मैं ऐसे गया हूँ, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है, मतलब प्लस का। फिर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ यानी प्लस का R, और इसको R लिखा जा सकता है 2 से 1 की ओर, यानी 2 से 1 की ओर जो डायरेक्शन है वो, यानी 2 से 1 की ओर का वेक्टर है जो, उसकी बात कर रहे हैं। वेक्टर जैसे वेक्टर लिखा 2 1 है। अब इसमें मैं इधर आ रहा हूँ तो ये हो जाता -R1 का वेक्टर बराबर 0। ये क्या था, सॉरी ये R2 था। ये यहाँ से गए R2, फिर ऐसे लौटे, ये प्लस का था, फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन ऐसे है माइनस की ओर। यानी मैं लिख सकता हूँ R21 का वेक्टर बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर लीजिए तो R1 का वेक्टर -R2 का वेक्टर। चलिए ठीक, ध्यान देंगे बच्चों। ये पहला काम इसको मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं मान लीजिए Q1 पर Q2 के कारण जो लगने वाला बल है, Q1 पर Q2 के कारण जो लगने वाला बल है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँ। हाँ बच्चों, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, यदि मैं इधर लिख लूँ, यदि Q1 पर Q2 के कारण
लगने वाला बल F12 का वेक्टर हो 1 पर 2 के कारण। ये थोड़ी डायरेक्शन देखते जाएं क्योंकि बल भी एक सदिश राशि हो तो। अच्छा ये बल लगेगा किधर? चलिए ठीक है देखते हैं। अच्छा इस पर मैं पूछ रहा हूँ इसके कारण, इसको फ्री करो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये इधर को भगता इधर, और इधर ही आपकी इसकी डायरेक्शन थी, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 पर 2 के कारण जो लगने वाले बल की डायरेक्शन इधर है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं हो तो F12 का वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से लिख रहा हूँ ये वैल्यू? कूलाम के नियम से। और सूत्र है Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। मान लो R, इनके बीच की दूरी R है, सदिश नहीं लिखा, अगर सदिश लिखता तो फिर 1 2 2 1 जोड़ना पड़ता। इधर एक सदिश है तो इधर एक सदिश लिखना था, जिसमें से ये परिमाण लिख गया। कहीं पर अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो R इंटू आर कैप लिखा जा सकता है, जिसमें R परिमाण होता है, तो ये परिमाण लिख गया। दिशा और लिखनी थी तो R कैप लिख दूँ, दिशा परिमाण लिखा है, दिशा और लिख दें। दिशा इसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पर R की डायरेक्शन कौन सी है? इसकी दिशा मतलब बल की, तो बल की डायरेक्शन ये थी। इसी डायरेक्शन में R की जो डायरेक्शन है वो है 2 1 का वेक्टर। यानी अगर केवल मुझे दिशा दिखाना है तो वेक्टर की जगह मैं कैप लिख दूँ। ये इधर भी सदिश हो गया, इधर भी सदिश हो गया, परिमाण ये, दिशा ये, मानो दोनों मिलके सदिश बने, इधर भी सदिश। ये इसका सदिश निरूपण है ये। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सोचें कि मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया था कि कहीं पर आपका ए का वेक्टर बराबर लिखा है तो ए के वेक्टर का मॉड ऑफ इंटू ए कैप लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे मैं बोलूँ ए का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर का मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप भी लिखा जा सकता है, जैसा आप समझें। अब इसी तरह इसको अगर मैं सोचूं तो क्या होता, चूँकि इधर मैं लिखे दे रहा हूँ अच्छे अच्छे सवाल हल करने के लिए, वैल्यू कुछ निकलेंगी। ये R21 का जो वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है R इंटू आर कैप, मतलब इसका परिमाण प्लस इसकी दिशा, तो दिशा बस को व्यक्त करने के लिए कैप का यूज। और यहाँ मैं लिख दूँ 2 1 का कैप से। आप अगर देखिए तो इसको मैं क्या लिख लूँ, R21 का कैप बराबर, इसको बटे में ले आओ तो R21 का वेक्टर बटे R ये होता है। तब क्या लिख दें, अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो कितना जो है बन जाता, मान इसका कितना आ जाता। थोड़ी देखिए उस पर भी चर्चा करें और रख के देखें क्या निकलता। चलिए ठीक है, ये वैल्यू उठा के मैं इसकी जगह पे रख रहा हूँ तो ये कितना मिल जाता है, F देखते जाइए F12 का वेक्टर बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ इसकी जगह पर ये वैल्यू मुझे रखना है, ये कैप है ये। अब यहाँ पर लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हमने बचाया था, ये बटे पे ले आए थे, और इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू ये वैल्यू मिली जिस पर मुझे ये मान रखना है। तो इसकी जगह मैं कितना लिख दूँ, R21 का वेक्टर बटे R21 का वेक्टर बटे R। या इसको और थोड़ी समझो, इसको मैं लिख दूँ F12 का वेक्टर बराबर, अब आप देखिए थोड़ी, तो ये आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ इंटू, देखिए बेटा गौर से, इंटू ये कितना हो जाता R21 का वेक्टर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, देखिए ये आ गया, ये लिखा, इसकी जगह ऐसा लिखा जा सकता है तो ऐसा बन सकता है। अब आइए वहाँ उसकी जगह क्या लिख लिया, शुरू में मैंने लिख लिया था, कैसे लिखना था वो आप देख ही रहे थे। चलिए ठीक है, ऊपर से थोड़ी मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिए, क्योंकि फिर से मुझे एक बात पता है। क्या पता है?
क्योंकि मैं लिख सकता हूँ कि R21 का जो वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। तब क्या लिखा जा सकता है? तब देखिए F12 का जो वेक्टर है बराबर उसकी जगह कितना लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ और इसकी जगह उठा के रख दो। क्या लिखते? इसकी जगह लिखते हैं बेटा R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। और ये जो है आपको सूत्र मिलता जो न्यूमेरिकल इसके हल करते समय इसी सूत्र का यूज करना है। न्यूमेरिकल में इन्हीं सूत्रों का यूज करें और सभी के सभी जितने भी हैं सवाल आपके हल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थोड़ी और बात करते हैं। ये तो हमने देखा था कि इस चार्ज पर इसके कारण लगने वाला बल। अगर मैं इसी प्रकार और लिख देता, इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल है, लगने वाला बल F किस पर 2 पर, किसके कारण 1 पर, ऐसा हो तो हम लोग क्या लिख लें F21 का वेक्टर बराबर इसी से देख देख के लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ और इसको क्या लिख लें, यहाँ 1 2 था तो 1 से 2 घटा था, यहाँ 2 1 है तो इसका मतलब R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर घट जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। और इस तरह से हम सदिश निरूपण कर लेते हैं। बच्चों ये सदिश निरूपण रहा। जहाँ आपको दिक्कत हुई हो एक बार फिर से वीडियो शुरू से देखेंगे, फिर भी ना आए मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके साथ तत्पर रहूँ। एकदम आप तैयारी में लगो और हम लोग गाइड करने के लिए आपके साथ हैं। किसी तरह कोई समस्या है हमसे पूछें। चलिए ठीक है, अब कुछ सवाल देख लें। इससे अच्छे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलने हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 तरह के सवाल मैं आप लोगों को राय दे रहा हूँ। देखिए न्यूमेरिकल पहला, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करा दूँ, नॉर्मल एकदम क्वेश्चन, x अक्ष है y अक्ष है, कोई बात नहीं। एक पॉइंट है यहाँ जिस पर 2 कूलम आवेश है और एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर 3 कूलम आवेश है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इसके जो निर्देशांक है वो मान लो 3,4 है और इसके जो निर्देशांक हैं वो मान लो 5,8 है, 5,8 ऐसे करके, कोई बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच लगने वाला यानी Q2 कूलम आवेश पर 3 कूलम आवेश के कारण लगने वाले बल का सदिश निरूपण लिखिए। सदिश निरूपण कीजिए, ऐसा कर लो। और इसके जस्ट अपोजिट क्या है कि 3 कूलम आवेश पर किसके कारण 2 कूलम आवेश कारण लगने वाले बल का सदिश निरूपण कीजिए, ऐसा करके, मतलब इसी का अपोजिट कर लीजिए। अभी देखिए दोनों में सेम उत्तर आ रहे हैं कि अपोजिट उत्तर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो भैया जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कुछ चीज़ें नोट करके लिख लेंगे। पहला नोट करके ये लिखना था कि सूत्र है आपका ये, मान लीजिए 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ और इधर इसी से इसको घटाना है, यानी पहले वाले से दूसरे वाले को घटाना है। ध्यान देंगे विशेष तरीके से। दूसरा मतलब पहले वाले में क्या ध्यान देना था, पहले वाले में जैसे मान लो इस पर इसके कारण पूछ रहा हूँ तो 2 से 5 घटेगा, ना कि 5 से 2 घटेगा, क्योंकि दोनों का अर्थ दूसरे हैं।
डायरेक्शन प्लस माइनस की आएगी। दूसरा आपको क्या ध्यान में, मतलब ये बात समझ गई, 1 से दूसरे को घटाना है, यानी 2 से 5 घटेगा, 4 से 8 घटेगा। अगर मान लो यहाँ 2 1 होता तो ये 2 से 1 घटता, मतलब इससे घटता। चलिए ठीक। दूसरा Q1 व Q2 के चिन्ह सहित मान रखें, चिन्ह सहित मान रखें। चलिए बहुत अच्छा। अब देखते हैं, आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो हल करने के लिए हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं इस पर, वही सूत्र लगा लें। F1 2 का वेक्टर, मान लो इसको 1 मानना हो, मान लो इसको मैं 1 मान रहा हूँ और इसको मान लो मैं 2 मान रहा हूँ। तो यानी अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दूसरे पर तीसरे के कारण, यानी 3 कूलाम के कारण लगने वाला बल, ऐसा लिख सकते हो। अब हम लोग क्या लिखे, 9 गुणे 10 की घात 9, ये किसका मान है, इसका मान है। Q1 Q2 तो इनके आवेशों के चिन्ह सहित मान, यानी 2 गुणे 3, चलिए ठीक, बटे R क्यूब। अब R कितना है वो पहले तो ये रखें हम लोग, तब R क्यूब का मान रखें। अब R क्यूब जो रखना है उसको देखिए तीसरे नंबर में, अभी एक बात और मैं बताऊंगा, वहाँ से रख सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना था, R1 से R2, यानी अगर ये 1 है ये 2 है, या 2 3 इधर लिखा तो 2 से 3, 2 ये है 3 ये, तो इधर से इधर घटाना था। तो मतलब मैं इससे इसको घटा दूँ तो यानी 2 माइनस 5, इसका मतलब -3 आई। x अच्छा है, y अच्छा है, भुज कोटि रखे हुए हैं। 4 माइनस 8 मतलब माइनस का 4j, ये हो गया। हमने ये चीज़ रख ली, ये रख ली, जितने जितने मैंने गोला कर दिया। बचा आपका R क्यूब। तो ये जो मान लिखा है इसी के परिमाण को, ये जो मान लिखा है इसी के परिमाण को, अगर याद हो आप लोगों को, जब मैंने R बराबर इधर पे लिखा था तो इधर लिखा था R कैप बटे, और इधर पे लिखा R का वेक्टर बटे, यहाँ पर लिखा था R कैप, ये लिखा हुआ था। तो मतलब जो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो R का वेक्टर मिला हुआ है, ये जो वेक्टर मिला हुआ है इसी के परिमाण को R क्यूब कह रहे हैं। यहाँ जो क्यूब के पदों में मान रखना है। तो पहले R निकाल लो यार। तो R जब भी निकाला करते हैं तो अंडर रूल A, मतलब मैं लिख सकता हूँ R x I कैप प्लस R y j कैप, ये लिखा जा सकता है। और इनका स्क्वायर कर दे, डाट गुणन कर दे, यानी इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये R का मान निकलता है। यानी इस वाले पद का जो अगर मान निकालना है तो इनके अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दिए जाए तो R निकले। जब R निकले तो उसका क्यूब करूँ तो यहाँ रख दिया जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर रखूँ या आप यहाँ पर रख लें R का मान, तो अंडर रूल परिमाण है ज्ञात करना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूल 5, इसका मतलब आ गया 5। तो R का मान कितना है, 5। चलिए बच्चों देखते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे अभी। तो ये 2 3 का वेक्टर बराबर 9 गुणे 3 दूना 6 गुणे 10 की घात 9 -3i माइनस का 4j बटे, यहाँ R का मान रखें। तो R का मान आया 5, 5 का क्यूब 5 50 25 5 125, यानी इसको लिखा जा सकता है 9 अपना पता ले, 9 छंग 54, 54 बटे 125 और माइनस ले लो कॉमन, तो 3i प्लस 4j, ये F2 3 का वेक्टर है। यानी 2 कूलाम पर 3 कूलाम के कारण लगने वाले बल का सदिश निरूपण है। 2 कूलाम पर 3 कूलाम के कारण लगने वाले बल का सदिश निरूपण। चलिए इसमें एक चर्चा और आपसे करनी थी कि मेरा क्वेश्चन हो जाए कि 3 कूलाम पर 2 के कारण लगने वाला बल कितना है और अंतर क्या आता। तो चलिए ठीक है, चर्चा करते हैं। यहीं रखे ले रहे हैं, यहीं रखे ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दोबारा मैं फिर से हल कर रहा हूँ।
तो अब मेरा सूत्र जो बनता तो F3 पर 2 के कारण लगने वाला बल, ऐसा कुछ। तो सूत्र आपका क्या है, 9 × 10⁻9 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R³ इंटू, अब यहाँ 3 पर 2 के कारण लगने वाला बल, मतलब इस पर इसके कारण, तो इससे इसको घटाऊंगा, यानी अब मैं घटाऊंगा 5 - 2 इंटू आई का प्लस ये माइनस ये, तो यानी 8 - 4 इंटू जे का बटे R³ को माना और निकालने, तो अभी अभी मैंने बात करी थी कि इसका जो परिमाण है उसको हम R कहते हैं, उसका क्यूब करना है। तो पहले तो परिमाण है निकाल लिया जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ही रख लूँ बेटा 9 × 10⁻9 और Q1 का मान रख लूँ 2, Q2 रख लूँ 3/R³। R³ अभी नहीं रख पा रहे हैं, इधर पे लिखा है 3i प्लस इधर पे लिखा है 4j, और इसका जो परिमाण है तो परिमाण निकाला जाए, तो परिमाण निकालने के लिए सूत्र होता है अंडर रूल ax का यानी rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, यानी अगर पर देखा जाए तो x पे वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, y पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यानी 5, इसका भी 5 है तो 5 का क्यूब 125, और ये 3 दूना 6 है और 9 और गुणे 6 9 9 छंग 54, 54 बटे 125 गुणे 10⁻9, यहाँ 10⁻9 छूटा है क्या, गुणे 10⁻9, और ये लिखा है 3i प्लस 4j। चलिए ठीक, इधर देखते हैं यार, यहाँ 10⁻9 छूटा हुआ था, लिख लेंगे। यहाँ देखिए इतना आया, इसमें और इसमें क्या अंतर है, सब सेम है, यानी ये लिखा है 3 2 का वेक्टर बराबर ये, और बड़े गौर से देखिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिए, इसमें ये माइनस हो और इसमें माइनस नहीं है, माइनस इन दिशा को व्यक्त कर रहा है। अगर इन दोनों की मैं तुलना कर दूं तो क्या लिखा है, इन दोनों का तुलना कर दीजिए, तो इस पूरे की जगह क्या मैं इसको सेट कर दूँ, यानी अगर तुलना करने पर लिखा जाए तो 2 3 का वेक्टर दिख रहा है, देखिए वाला सर इधर देख, नीचे आ रहा जी ये वाली लाइन आ रही है, ये आ रही है, बस ये आखिरी लाइन। हाँ, तो ये 3 का वेक्टर बराबर इसकी जगह पर मैं ये रख दूँ, ये माइनस आपका उसी तरह उतर गया और इसकी जगह पर हो गया F3 2 का वेक्टर। इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि दूसरे ने दो गुलाम ने तीसरे गुलाम पर जो बल लगाया उतना ही बल तीसरे गुलाम ने पहले दूसरे गुलाम पर लगाया, मतलब इसने इस पर लगाया, लेकिन माइनस चिन्ह बताती है विपरीत डायरेक्शन। मान लीजिए इसने इधर पे बल लगाया तो इसने इधर पे बल लगाया, लेकिन सेम बल लगाया। इसीलिए कूलॉम के सदिश निरूपण का एक फ़ायदा क्या है कि हमें इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो कूलॉम बल है, कूलॉम का जो सूत्र आया था 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। जो आगे मैं हेडिंग डलवाऊंगा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण और उसका महत्व, तो सदिश निरूपण आपको मैंने बताया और महत्व आगे और बताऊंगा। तो महत्व में देखिए क्वेश्चन से एक एक चीज़ प्रूव हो गई और आगे इसको प्रूव कैसे करेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद करने से थोड़ा सा। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल में मैंने क्या किया कि एक क्यूब लिया है जिसकी साइड ए है, घन लिया हूँ। अब इसमें आप देखिए कि इसमें 8 कोने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने चार्ज भी दे दिए हैं Q1 Q2 Q3 करके, जिससे आपके 8 कोने समझ में आए। बच्चों इसमें मुझे क्या करना है कि जो Q1 पर अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला नेट बल है, लगने वाला बल, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क।
चलिए ठीक है, देखते हैं इससे जो लगने वाला बल है उसका सदिश निरूपण दिखा दें। तो चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं इस पर सभी के कारण। तो पहले क्या करें, हमें पता है कि जो सूत्र है वो होता है के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी इनके चार्ज जो भी हैं, जैसे इसके बीच देखेंगे तो Q1 Q7 है, कुल मिला के R³ इंटू, अगर ये मान लो 1 और 2 के बीच है, 1 2 चूँकि यहाँ लिखा हूँ तो इसको मैं लिखता R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। ध्यान देना, ये वेक्टर लिखने के लिए पहले यहाँ की स्थिति मुझे पता होनी चाहिए। यहाँ की स्थिति मैं लिखूँ मतलब यहाँ के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट लिखे जाएं बच्चों तो कैसे लिखें, ये मूल बिंदु है x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0, यही लिखे बच्चों। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप यहीं गलती कर देते हैं। चलिए ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये z अक्ष पर है तो z अक्ष पर x0 y0, x0 है y0, z अक्ष पे वैल्यू है तो a हो गया। आप देखिए ये जो पॉइंट है x और z के तल पर है, यानी इसमें y0 है, यानी मैं लिख सकता हूँ x पर भी है, y0 है, z पर भी है। x z के तल पर है, यानी इधर y0 है। अब यहाँ देखिए ये तो सीधे अक्ष पर है, अक्ष किस अक्ष पर, x पर, तो यानी a, 0, 0। तल और अक्ष में थोड़ी अंतर है, ये तल पर है, ये अक्ष पर है। अक्ष जैसे ये अक्ष पर है, इसको मैं लिखता हूँ 0, a, 0। ये अक्ष पर, ये अक्ष पर, ये अक्ष पर, 3 पॉइंट अक्ष पर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए हम इसकी बात करें, ये कहाँ पर है, तो ये देखिए तल पर है। किस तल पर, x पर और y पर, यानी x है, y है, लेकिन z 0 है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये y और z पर है, यानी 0, a, और ये वाला जो पॉइंट है ये उभरा हुआ पॉइंट है, यानी तीनों तल पर है, a, a पर। इस तरह से हर एक पॉइंट का, क्यूब के हर एक सिरे का मैं आपको निर्देशांक बता दिया। अब उठा के सूत्र में रख देना है। अब बताइए 1 पर लगने वाला अन्य आवेशों का लगने वाला, तो 1 पर तो पूछ रहा हूँ, तो बचे कितने, 7। इसका मतलब अलग अलग 7 बल लगाएंगे, अलग अलग आवेश 1 पर बल लगाएंगे। अब इसका सदिश निरूपण देखिए हम ऐसे करें। मान लीजिए मैं F नेट के नाम से इसको दे रहा हूँ, F नेट का जो वेक्टर है उसको लिखे दे रहा हूँ। F1 पर 2 के कारण, F1 पर 3 के कारण, F1 पर 4 के कारण, F1 5 के कारण, F1 6 के कारण, और F1 7 के कारण, और F1 पर 8 के कारण। 8 आवेश रखे हैं Q1 Q2 करके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, उसको मैं लिखे दे रहा हूँ Q1 Q2। जैसे अब यहाँ पर 1 पर 2 के कारण, तो 1 पर 2 के कारण, यानी मैं लिखूँ Q1 Q2 अपान इंटू इसके साथ ये रखूँ, फिर उसका मैं परिमाण निकालूँ, उसका क्यूब कर दूँ। बस यही करना है। जो सूत्र है आप इधर पे लिख सकते हैं एक बार, क्योंकि आपको भूले ना बार बार। Q1 Q2 मैं ऐसे लिख दूँ, ये मान लो 1 पर 2 के कारण है, तो यहाँ से R1 से R2 को घटाना है और इसका जो मान के उसका क्यूब करना है। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा, इसका मान K कह दिया, इसको Q1 Q2 यहाँ रखा हूँ। अब मैं ये रख लूँ, यानी मुझे क्या करना है, 1 2 लिखा है, यानी 1 से 2 को घटाना है। ये 1 है, ये 2 है, यानी इनको घटाना है। तो 0 से 0 घटा तो 0, 0 0 घटा तो 0, 0 से 1 घटा तो माइनस का a और k का। अब इस जो वैल्यू है इसका मुझे मान ज्ञात करना है। ये आपका ये वैल्यू है, इसका मैं परिमाण ज्ञात करूं, तो परिमाण को मैं r कहूँगा। तो परिमाण निकाला कैसे जाता है, जब भी परिमाण आपको निकालना हो तो r(x) का स्क्वायर प्लस r(y) का स्क्वायर प्लस r(z) का स्क्वायर, अगर तीनों अक्षों पर है। अब इसका अंडर रूल कर दें तो ये r मतलब परिमाण निकलेगा। वो परिमाण उठा के यहाँ रखना है क्यूब करके, परिमाण बस नहीं रखना, उसका क्यूब करके यहाँ रखना है। अब जैसे ये 0 है, ये 0 केवल ये है, यानी r(z) का स्क्वायर का अंडर रूल है, तो कुल मिला के r(z) है।
और उसका क्यूब करना है, तो यानी कुल मिला के -a का क्यूब हो जाता। r का मान कितना आता? +a आता। देखिए मैं रख के दिखा दूँ, यहाँ r बराबर लिखता है ये वैल्यू 0, x अक्ष में कुछ नहीं है, y अक्ष में कुछ नहीं है, z अक्ष मतलब k में -a का स्क्वायर करें तो ये कुल मिला के -a तो +a का स्क्वायर का अंडर रूट, इससे कट जाता तो ये आता है, इसका क्यूब करना तो कुल मिला के a क्यूब आ गया। ये आपकी पहली वैल्यू हुई, प्लस जो दूसरी वैल्यू है इसको देखें, सूत्र क्या है k Q1 1 पर 3 के कारण, यानी अब मुझे इसके बीच जो लगने वाला बल है वो हो गया, मतलब ये आप हटाते जाओ। अब हमें चाहिए था 1 पर 3 के कारण, मतलब इसके बीच हमें बात अब करनी है, तो लिख लें k Q1 Q3। अब क्या लिखें, 1 से 3 के इनको घटा के r का वेक्टर निकालें, तो 0 से a घटा तो माइनस का a आई कैप, फिर 0 से 0 घटा तो 0, फिर 0 से a घटा तो माइनस का a जे कैप, सॉरी k कैप, जेड पे बचा है। अब इस वाली वैल्यू का r निकालो और उसका क्यूब करो, ये करना है। अब देखो इधर, आप सोचो कि यहाँ से अगर मैं r निकालूँ तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर, और y पर कुछ है नहीं तो 0, और z पर कितना है -a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ √2a r, और उसका क्यूब करना है। तो फिर से करो, यानी √2 गुणे √2 गुणे √2, तो यानी 2 √2 और a क्यूब। चलिए प्लस ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखते हैं, ऐसे ही रखते चले जाना, तो ये हो जाता k Q1 Q4, इसके बारे में बात कर रहे हैं Q4। अब देखिए ये भी हो गया, हटा दो। अब ये और ये बात करनी है, अब इससे इसको घटाओ। अब प्रैक्टिस पे आ गई होगी बात, तो जल्दी जल्दी करो। ये 0 से a घटा माइनस का a आई कैप, ये 0 से 0 घटा 0, ये 0 घटा 0 बटे इसी के माडाप, इसका भी हमने निकाला था k के लिए, तो आपका a आया था, तो a का क्यूब कर लो प्लस। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचे आपका ये कौन सा, पाँचवा, 5 कहाँ है ये, इसके कारण चेक करो। तो फिर से मैं लिखता कितना, k Q1 Q5। अब इससे इसको घटाना था यार, यहाँ लिखे दे रहे हैं, प्लस k Q1 Q5। अब हमें घटाना था, कुल मिला के ये रखना था मुझे, तो अब मैं रखूँगा 1 से 5 को घटाऊँगा, तो ये 1 है, ये 5 है। अब 0 से a घटा तो माइनस का a आई कैप, फिर 0 से a घटा तो माइनस का a जे कैप, और फिर 0 से 0 घटा तो k आपका 0 है। अब इसका माडाप, अब इसी का माडाप अभी निकाले थे यार। अब मान लो निकालें, फिर से एक बार और देख लो, मान लो समझ ना आ रहा हो पहली बार, इसको मैं लिखूँ, सूत्र क्या होता है, r(x) प्लस r(y) प्लस r(z)। x अक्ष पे r कितना है, तो x अक्ष पे -a है, तो इसका स्क्वायर a² हो जाता है, -a का स्क्वायर। वो y पर कितना है, -a, तो इसका भी स्क्वायर, और z पे कितना है 0, तो कुल मिला के इसको लिख लो √2a², यानी इसको लिख लो √2a। ये r का मान है, उसका क्यूब करना है, तो यानी 2 √2, इसका क्यूब समझ रहे ना बेटा, ऐसे लिख लेते, यानी √2 गुणे √2 गुणे √2 और a क्यूब, ये दोनों मिलके आपका 2 बन जाते हैं, ये क्यूब हो गया प्लस। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब इसका मान रखें, तो फिर लिखें k Q1 और Q6 इंटू, फिर से अब हमें किससे, 0 से 6 वाले को घटाना है ये, तो अब 0 से a घटाए तो माइनस का a आई कैप, माइनस का a जे कैप, माइनस का a k कैप बटे इसका माडाप। अब इसका माडाप आप देखते तो एक a² यानी 3a², और इसको मैं लिख सकता था √3a, और इसका क्यूब लिखना था, तो ये आपका कितना हो जाता, ये हो जाता 3√3a³ प्लस। यहाँ तक हो गई बात। अब मैं ये लिखूँ और ये लिखूँ, अब क्या लिखता, k Q1 Q7, 7 का है, यहाँ पर देखें 6 भी हो गया, 7, और ये 2 बचे हुए, ये 2 7,
7 मैं यहाँ से यहाँ इसको घटाता तो 0 से 0 घटा 0, 0 से 1 घटा तो माइनस है जे कैप। अब इधर पे देखें तो के भी 0 है, इसका इस जो वैल्यू का है इसका क्यूब करना है तो a क्यूब आ जाता प्लस के, ये भी हो गया। अब बचा ये आपका 8 वाला, यहाँ लिखिए के Q1 Q8 और यहाँ से ये माइनस ये करना था तो 0 0 0 ए 0 से ए यानी माइनस का ए जे कैप माइनस का ए के कैप। अब इसका मुझे माड आप यानी आर का मान निकाल कर उसका क्यूब करना था तो ये आ जाता √2 यानी 2√2 ए क्यूब। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने लिखा है, अब जो इसमें कॉमन हो कॉमन के तरीके से रखें। ये जितनी चीज़ें कॉमन है जैसे के जब सभी जगह कॉमन वो ले लो, जैसे ये क्यूब का एक पद है, एक क्यूब का ये पद है, एक क्यूब का ये पद है, 3 पद ये हैं, एक 2√3 का है, सॉरी 2√2 का है, 2√2 का है, 2√2 का है, इनको अलग हल करें। एक 3√3 का है, इनको अलग करें। इस तरह से ये रखे कैसे जाते हैं इसके बारे में आपको ढंग से चर्चा कर ली, ढंग से बताया कैसे रखे जाते हैं। अब आपके जो सवाल दिए होंगे अच्छी किताबों में, यहाँ Q1 Q2 के मान दिए होंगे, Q1 Q2 Q3 जितने भी चार्ज हैं उनकी वैल्यू दी होगी। यहाँ एक ये जो भुजा है इसका मान दिया होगा। तो जब आप यहाँ पर रख के उसको हल करते हो तो ये पूरा का पूरा सवाल हल होने लगता। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि ये सदिश निरूपण करते कैसे हैं, रखते कैसे हैं, ये वैल्यू कैसे रखते हैं, आर क्यूब क्या होता है, ये चीज़ बताना चाहता था और समझे। अब जो भी आपके पास सवाल है उनको इसी तरह से हल करें, उत्तर मैच करेंगे। मान लो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से बोल दूं, आप कमेंट्स करिए, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। टेलीग्राम मेरा नंबर है 9935 035 326। इसमें आप व्हाट्सअप भी है मेरा, टेलीग्राम भी है, आप मैसेज करें। जैसे कि पिछले वीडियो देख के कई सारे बच्चों ने किया तो ऐसे इसमें भी कर सकते हो। जो सवाल ना आया हो उसकी फ़ोटो लेके भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दोबारा आपको बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको वीडियो अच्छे लगें तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। इससे तो हमारा भी पढ़ाने का एक मनोबल बढ़ता है, व्यू बहुत अधिक हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।